हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं होने के कारण असफल रहा। सम्मेलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंबालाल साराभाई। एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से अंबालाल साराभाई ने बचाया था। आश्रम में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। इसका संचालन लोगों द्वारा दिए गए दान से होता था। गांधी जी ने अमृतलाला ठक्कर की सिफारिश पर एक हरिजन परिवार के दूधा भाई, उनकी पत्नी और पुत्री लक्ष्मी को आश्रम में रहने के लिए बुला लिया, जिससे नाराज होकर गांधी जी की बहन रलियात बेन आश्रम छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, किंतु कुछ दिनों बाद अंबालाल साराभाई ने 13,000 रुपए का दान देकर आश्रम को बचाया था। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीतिलता वादेदार। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान प्रीतिलता वादेदार नामक महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा तथा इसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर कई हमले किए गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता उसमें युवतियों की भागीदारी थी। सूर्यसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, 1920 के दौरान कांग्रेस ग्रामीण और आदिवासी आंदोलनों से खुश नहीं थी, क्योंकि पहला है, उन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। दूसरा है, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। तीसरा है, ये आंदोलन देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। चौथा है, इन आंदोलनों का कोई नेतृत्व नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। 1920 के दौरान कांग्रेस ग्रामीण और आदिवासी किसान आंदोलन से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का मतलब अपने फायदे के अनुरूप निकाला था और इसका इस्तेमाल भी किया था। इसीलिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे।
अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, यह मार्च दांडी से साबरमती तट तक किया गया। दूसरा कथन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी प्रतिदिन 24 दिन तक 10 मील चला करते थे। दांडी पहुंचने पर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया तथा यहीं से 9 फरवरी 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम जारी किया। इस प्रकार कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 31 जनवरी 1930 ईस्वी को वायसराय को एक पत्र लिखा था तथा सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को 11 मार्च तक नहीं स्वीकार किया तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अगला प्रश्न है, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के 11 सूत्री मांग का ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन के उपरांत 240 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात वह दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर ब्रेल्सफोर्ड ने दांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णित किया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नमक सत्याग्रह के प्रारंभ में महात्मा गांधी महिलाओं को शामिल नहीं करना चाहते थे, किंतु सरोजनी नायडू के कहने पर उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति दे दी। दुर्गाबाई देशमुख जैसी महिलाओं ने नमक कानून तोड़ने वाले लोगों को मद्रास के मरीना बीच तक सुरक्षित पहुंचाया था। बाद में इन्हें अरकाट से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने मणिलाल तथा इमाम साहब के साथ मिलकर 25,000 स्वयंसेवकों को एकत्रित किया और धरसाड़ा स्थित ब्रिटिश कारखाने पर धरना देने लगी। ब्रिटिश सरकार ने धरसाड़ा धरने को कठोरतापूर्वक कुचल दिया। इस घटना का विवरण अमेरिकी यूनाइटेड प्रेस के पत्रकार वेब मिलर ने दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 90,000 से अधिक व्यक्ति जेल गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता तथा द्वितीय गोलमेज की असफलता के पश्चात 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90,000। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भाग लेने की इजाज़त देने के लिए महात्मा गांधी को किसने राजी किया था? हालांकि गांधी जी ने पहले महिलाओं के भाग लेने का विरोध किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्रकारों में से किसने दांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर ब्रेल्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, धरसाड़ा नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के वृहद विवरण प्रदान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेब मिलर।
अगला प्रश्न है, किसने नमक का कानून तोड़ने के समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1934 को। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कारण है, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर जैसे उदारवादी नेताओं के प्रयास से तथा भारतीय व्यापारियों के हितों के दबाव के कारण महात्मा गांधी वायसराय इरविन से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। उनके बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। कांग्रेस तथा उसके कार्यकर्ता की जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाए, सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले वापस लेना, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, अफीम, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की अनुमति दिया जाए, समुद्र तटीय वासियों को नमक बनाने की अनुमति दिया जाए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से निम्न शर्तों को स्वीकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस ले ली जाएगी। नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की अवहेलना की है। युवा कांग्रेसी इस बात से असंतुष्ट थे कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी से बचाने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, कांग्रेस ने 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कारण है, गांधी इरविन करार पर हस्ताक्षर होने के बाद कांग्रेस ने सितंबर 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय भारत को कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। आगे चलकर 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कांग्रेस ने सितंबर 1931 ईस्वी में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने हिंदू महासभा के सदस्य के तौर पर भाग लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयकर और बी.एस. मुंजे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1930 ईस्वी में किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस आंदोलन में बी.आर. अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू महासभा की तरफ से डॉक्टर एम.आर. जयकर और बी.एस. मुंजे तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? पहला है देसी रियासतों के प्रतिनिधि, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समानांतर थे परंतु वैकल्पिक आंदोलन की धाराएं नहीं थी? पहला है गदर आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय सेना और चौथा है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। गदर आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय सेना और शाही भारतीय नौसेना विद्रोह ये समांतर तो थे परंतु वैकल्पिक आंदोलन की धाराएं नहीं थी। इनमें से गदर आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना का कार्यक्षेत्र भारत से बाहर था। गदर आंदोलन को लाला हरदयाल ने अमेरिका में संगठित किया था, जबकि भारतीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में संगठित किया था। शाही नौसेना विद्रोह भारत के नाविकों के मांगों को लेकर उभरा विद्रोह था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। लोगों को अधिक नमक के लिए मजबूर करना गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के लिए उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश और भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी सुना नहीं गया। ये तीनों उल्लेखित था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड का नाम जुड़ा है, जबकि आगे चलकर इस अधिनियम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन 1927 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन को सौंपी गई। इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909 का अधिनियम। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर गठित भारत परिषद अधिनियम 1909 में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से फूट डालो और राज करो की नीति को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में लागू किया गया। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में विधान परिषद की सीटों में कितनी वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कथन है, यह पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। दूसरा कथन है, इस पैक्ट के तहत प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनका गांधी जी से विवाद हो गया था। इसी बीच 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका में 71 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। इसी के साथ मुस्लिमों, सिखों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस अनशन को समाप्त करवाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास,
राजगोपालाचारी, MC राजा आदि ने गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 ईस्वी को समझौता कराया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। इसके तहत पृथक निर्वाचन को समाप्त करके प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में दलित वर्गों को आरक्षित सीटें मिल गईं तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें निर्धारित की गईं। इस प्रकार कथन एक सही है, किंतु कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलित वर्गों। अगला प्रश्न है, 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अनवरत भूख हड़ताल की शुरुआत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। अगला प्रश्न है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता के बाद के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।